अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, CPDI पीस टॉक की एक नई एपिसोड के साथ मैं नौशीन खुर्रम। नाज़रीन, 1947 ने जहां बरसगीर की तारीख को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, लाखों जानें ज़ाया हुई, हजारों घर बर्बाद हुए और रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए और ऐसी दीवारें खड़ी हुई जो आज तक अबूर नहीं की जा सकी। ऐसा ही सानिया 1971 में दोबारा रौनमा हुआ जब मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। लेकिन इन वाक़यात ने इस खित्ते की तारीख पर बहुत गहरे असरात मुरतब की। एक बड़ा अरसा पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात में काफ़ी कशीदगी रही, लेकिन हालिया कुछ अरसे में हमें इनके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा किया, जहां पर मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी हुए, जिनमें ट्रेड, एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज की बात हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात दोबारा से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अगर ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इससे इंडिया में क्या खदशात जन्म लेंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम सवालात के तफसीली जवाब जानेंगे हम मुख्तार अहमद अली साहब से। मुख्तार साहब, अभी हालिया कुछ अरसे में जहाँ बहुत सारी और पेशरफ्त हुई हैं, वहीं पे एक पेशरफ्त ये भी रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में भी काफ़ी बेहतरी नजर आई। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या अहम वजूहात हैं या क्या अहम वाक़यात हैं जिसकी वजह से ये ताल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? देखिए, साउथ एशिया में बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान के बाद एक तीसरा बड़ा मुल्क है, और कोई भी मुल्क अपनी ऑटोनॉमी के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होता है, अपनी इंडिपेंडेंस के हवाले से। बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसने पाकिस्तान से तो आज़ादी हासिल ही इसीलिए की कि वो समझते थे कि हम अपने खित्ते की जो तरक्की है उसको बेहतर अंदाज से हल कर सकते हैं और हमारी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो ज़ाहिर इसी तरह की कंसिडरेशंस थी। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो इंडिया के बहुत करीब थे, और ऑब्वियस रीज़न चूँकि इंडिया ने मदद की थी मुजीबुर रहमान की और उस मूवमेंट की, तो वो बहुत करीब थे। लेकिन शुरू से ही वहाँ पे ये खदशात पैदा होना शुरू हो गए थे कि हम तो इंडिया के बहुत करीब हैं और हम तो इंडिया के नीचे लग गए हैं और हम इंडिया की क्लाइंट स्टेट बन गए हैं और सैटेलाइट स्टेट बन गए हैं। ये बात शुरू से ही वहाँ पे हो गई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाद में हुई। अच्छा, और उसकी एक समझ में भी आती है बात, एक तो इंडिया बड़ा मुल्क था, फिर इंडिया का वो जैसे होता है ना कि हमने आपको आज़ादी लेके दी है, तो फिर बाज़ औक़ात आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं, उधर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल बंगाल के लोग एक बड़े अपने आइडेंटिटी कॉन्शियस लोग थे। आपको पता है कि पाकिस्तान की मूवमेंट में भी उनका बड़ा कलीदी किरदार था। मुस्लिम लीग बनी उधर से, तो अपनी आइडेंटिटी के हवाले से तो वो कॉन्शियस थे, मतलब मगरबी पाकिस्तान के साथ या हमारे साथ उनके मसाइल बने, हम ज़ाहिर उनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सके, लेकिन पॉलिटिकली तो बहुत कॉन्शियस लोग थे, और ज़ाहिर उसी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के नतीजे में वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारी एक स्पेस हो, हमारी एक इंडिपेंडेंस हो, हमारे मामलात में इंटरफेयर ना किया जाए। तो मसाइल बनना शुरू हो गए। अच्छा, फिर उसमें उतार चढ़ाव आते रहे। 1975 में जब मुजीबुर रहमान को मर्डर कर दिया गया, तो जब ज़ियाउर रहमान की हुकूमत आई, तो वो जो अपने कू को जस्टिफाई करते थे, उसमें एक बात वो ये भी करते थे कि ये तो बहुत करीब इंडिया के चले गए थे। तो मतलब 1975 से ही इंडिया के साथ मामलात में एक तलखी आनी शुरू हो गई। और फिर आपको पता है कि जो ज़ियाउर रहमान है और जो बाद में इरशाद साहब बने वहाँ पे, वो पाकिस्तान के करीब, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, इसी वजह से कि वो इंडिया से एक रिलेटिव ऑटोनॉमी चाह रहे थे। मतलब वो इंडिया भी कहता है ना कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, तो बांग्लादेश को भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए थी। तो उनको लगता था कि अगर हमें वो लेनी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो फिर उनके ऑप्शंस क्या हैं। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने आप को करीब लेकर आए, और अगरचे वक्ती तौर पे पाकिस्तान बांग्लादेश का एक बड़ा शदीद मसला बना, लेकिन तारीखी ताल्लुकात तो हैं हमारे। जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश तो मुस्लिम लीग तो बनी ढाका में थी, और एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी आज़ादी की, और पाकिस्तान बनाने की एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी। तो हमारे वो रिश्ते नाते तो कायम है, मतलब बाज़ का ताल्लुक में एक दरार आ जाती है। अच्छा, ये रिलेटिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या ऑपरेशनल ऑटोनॉमी या एक उनको आज़ादी हासिल थी फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी बांग्लादेश को, लेकिन जब शेख हसीना आई हैं दोबारा अपने सेकंड टेन्योर में, और ये सेकंड टेन्योर इनका मेरे ख्याल में 2009 से शुरू होता है, तो वो एक तो लंबा अरसा रही और वो इंडिया के बहुत करीब चली गई, और उस अमल में जब बहुत करीब गई हैं तो उनकी एक जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी वो पाकिस्तान से दूर हो गई। मतलब पहले इकदाम तो उन्होंने ये उठाया कि पाकिस्तान के साथ जो भी रिश्ते थे, जो ताल्लुकात थे, उसको उन्होंने काफ़ी कमज़ोर किया, इंडिया के बहुत करीब चली गई।
इंडिया के वहाँ पे बिजनेसमैन का आना जाना, बहुत सारे लोग वहाँ पे इंडिया में बांग्लादेश में चले गए, उन्होंने वहाँ पे बिजनेसेस शुरू किए, जॉब्स में चले गए, तो वहाँ पे एक बड़ी इनसिक्योरिटी लोकल लोगों में आ गई। मतलब वो बात जिससे वो शुरू से कॉन्शियस थे, मतलब पहले 5 सालों में उन्होंने इसका इजहार करना शुरू कर दिया था, और तो फिर इस ज़माने में तो आके बहुत बड़ी। तो शुरू में तो हसीना वाजिद पॉपुलर थी, कुछ एक आध इलेक्शन उन्होंने बहुत जेन्युइनली जीता है, लेकिन फिर उन्होंने इलेक्शन रिग किया और अपोजिशन को क्रश किया, जो भी उन्होंने पॉलिसीज अडॉप्ट की। तो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि इंडिया के बिहेस्ट पे किया जा रहा है और इंडिया की बैकिंग के साथ हो रहा है और उसके बगैर ये हो नहीं सकता। और इंडिया को वो इस वजह से ठीक लग रहा था कि जनाब ठीक है, ये पाकिस्तान से दूर हो गई हैं, बस हमारी एक बड़ी ताकत बाज़ होती है, बड़ी वो होती है, रिस्ट्रेंट कर नहीं पाते कि हम बड़ा मुल्क हैं तो हम अपनी बातें डिक्टेट कराएं, एक होता है ना सेल्फ रिस्ट्रेंट करते हैं, और आप एक कॉर्डियल रिलेशनशिप और एक बराबरी के ताल्लुक का तासुर कायम रखते हैं। तो इंडिया ने भी वो गलती की है, जो इसी तरह की गलती जो हम बात करते हैं अफगानिस्तान की हम करते हैं कि अफगानिस्तान को भी बात करते हम ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जैसे वो एक आज़ाद मुल्क नहीं है, और इधर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की और ऐसी बातें हुई जैसे तासुर हुआ कि जो पैदा हुआ कि अफगानिस्तान को जैसे हम अपनी क्लाइंट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो इंडिया ने भी वही किया और उसके नतीजे में बांग्लादेश में फिर उसका रिएक्शन आया है। और अभी आपको पता है उन्होंने हसीना की शेख हसीना साहिबा को उन्होंने टॉपल कर दिया, और उस जैसे ही वो टॉपल हुआ है तो वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ रहे हैं। तो ये भी जो हालात में बेहतरी नजर आई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो इससे आपको क्या लगता है कि इंडिया पे क्या असरात होंगे, इंडिया इसको किस तरह परसीव कर रहा है? देखिए, एक तो बात है कि बांग्लादेश हमेशा इंडिया के करीब नहीं था। मैंने जैसे कहा ना कि शुरू में 1975 तक तो जब मुजीबुर रहमान साहब थे तो उनकी काफी गहरे ताल्लुक हुए और इंडिया के साथ उनका कोई फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी हुआ। और सिर्फ ये नहीं कि वो इंडिया के करीब गए, फिर वो सोवियत यूनियन के करीब भी गए, क्योंकि सोवियत यूनियन ने 71 की जंग में इंडिया की खुल के मदद की थी। वो इंडिया को भी और सोवियत यूनियन को भी अपना एक वो समझते थे कि ये हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, हमारी हेल्प की है। अच्छा, उसके और असरात भी थे, मतलब चूंकि इंडिया में भी उस वक्त एक लेफ्ट ओरिएंटेशन थी, सोवियत यूनियन के भी करीब थे, तो एक वो एजेंडा भी लेफ्ट का चलता था, पॉलिसी भी उसी तरह की चलती थी। तो बांग्लादेश में भी उसी तरह की अडॉप्ट की गई, लेकिन उसके खिलाफ भी फिर वहाँ पे रिएक्शन है। लेकिन 75 के बाद ज़ियाउर रहमान इरशाद के ज़माने में, खालिदा ज़िया के ज़माने में पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहे। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चलती थी। पाकिस्तान ने, बल्कि आप इस हद तक देखिए कि पाकिस्तान ने लेट 80s में बांग्लादेश को F-6 जहाज जो है ना, फाइटर जहाज के कई स्क्वाड्रन्स तोहफे में दिए। अब देखिए, ताल्लुकात मतलब इतने माड़े नहीं थे, इतने खराब नहीं थे, हमने तोहफे में दिए उनको। और वो जो ये MiG-19 है उसका एक चाइनीज वर्जन जहाज, तो हमने उनको वो दिए। अच्छा, उससे पहले भी आप देखिए कि इवन मुजीब के ज़माने में ज़ाहिर 74 में हमने तस्लीम किया बांग्लादेश को, लेकिन 74 में एक विजिट भुट्टो साहब जो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया। उससे पहले मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान का विजिट किया, तो एक शुरू हो गया था ताल्लुकात। और जो भुट्टो साहब हैं, भुट्टो साहब ने जब विजिट किया वहाँ ढाका को, तो उन्होंने वहाँ पे एक ही बात भी की कि वो जो है ना, उन्होंने वहाँ पे उनके जो मेमोरियल था उसको विजिट भी किया, जो एक तरह से उनकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मेमोरियल था। फिर ज़िया साहब ने जब विजिट किया तो उन्होंने बल्कि वहाँ पे ये कहा कि जी जो आपके हीरोज़ हैं वो तो हमारे हीरोज़ हैं, वो हमारे भी हीरोज़ हैं, ये उन्होंने उस वक्त ये कहा। और जो मुशर्रफ साहब हैं, जब ये गए हैं, ये 2002 में गालिबन गए हैं, जब मुशर्रफ साहब ने विजिट किया तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान शेयर द पेन ऑफ इवेंट्स ऑफ 1971। हमारे जितने लीडर्स ने वहाँ पे विजिट किया, बेनज़ीर साहब ने जब विजिट किया तो मतलब एक तो दौरे हो रहे थे कि पाकिस्तान के 5 हेड्स ऑफ द स्टेट शायद बांग्लादेश को विजिट कर चुके हैं, उधर से भी वो लोग आते रहे हैं। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे हसीना वाजिद भी आई थी लेट 90s में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छे जेस्चर दिए गए और ज़ाहिर बहुत दर्दनाक वाक़यात थे 71 के, तो उस पर एक तरह से तासुफ़ का इज़हार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है। मुशर्रफ साहब भी जो उनके वो शोधा का मेमोरियल है उस पर गए, फिर उन्होंने कहा हम आपका पेन महसूस करते हैं। उन्होंने रिग्रेट किया कि जो वो वाक़यात हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ताल्लुकात हमारे में बीच में गर्मजोशी भी आ जाती थी, बीच में मसाइल भी होते रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये पिछले हसीना वाजिद के दौर में ताल्लुकात में काफ़ी गड़बड़ हुई। जब हमारी वीज़ा पे पाबंदियाँ लगाई गई, हमारे जो यहाँ को सिक्योरिटी क्लियरेंस का सिस्टम उन्होंने शुरू किया, फिर ये कि अगर इधर से कोई गुड्स वगैरह जानी है तो जो उनके कंप्लीट फिजिकल चेक होंगे, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से ताल्लुकात में काफ़ी सर्द मोहरी आ गई हसीना वाजिद साहबा के ज़माने। लेकिन वो सर्द मोहरी हमें अभी भी कहीं ना कहीं है तो सही, ज़ाहिर है वो पूरी तरह सेटल डाउन तो नहीं हुई। लेकिन नहीं, अब हम पिछले जब से ये यूनुस साहब आए हैं
اور حسین واجد صاحب کی حکومت گئی تو تھوڑے عرصے میں آپ یہ دیکھیں زیادہ دیر نہیں ہوئی. یونس صاحب ابھی پچھلے یہ 2024 کے واقعات ہیں, ابھی قریباً کچھ سال کا عرصہ ہوا ہے, اور اس عرصے میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہمارے آپ دیکھیے ہمارے 2 دفعہ تو ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہو چکی ہے یونس صاحب سے. ایک دفعہ ایجپٹ میں ہوئی ہے اور ایک دفعہ غالباً نیو یارک میں ہوئی ہے. اچھا پھر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ادھر وزٹ کیا ہے. ابھی ہمارے جو نئی صاحب ڈار صاحب پرائم منسٹر ابھی وہ وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ کلچرل ایکسچینجز بھی ہوئے ہیں جس میں یہاں پہ وہ جیسے راحت فتح علی صاحب ہیں وہ 2-3 دفعہ جا کے وہاں پہ وہ اپنا شو کر چکے ہیں, پرفارم کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملٹری ڈیلیگیشنز کا کافی وہ ہوا ہے, بلکہ ابھی تو وہ کچھ شروع ہو گیا ہے جیسے کوئی ہوتی ہے نا جائنٹ ٹریننگز وغیرہ. ابھی ہماری نیول ایکسرسائزز ہوئی ہیں تو اس میں بھی جو بنگلہ دیش کے بھی کچھ شپس ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ان کے آفیسرز ہمارے اسٹاف کالج کوئٹہ میں ٹریننگز میں شامل ہیں. ہمارے بھی کچھ آفیسرز وہاں پہ گئے ہیں. JF تھنڈر کی سیل کی بات بھی سنا ہے کہ شاید ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو اپنے ظاہر ایئر فلیٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو اس میں ایک آپشن جس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا JF تھنڈر ہے, ظاہر ہے کہ جو اس کیٹیگری میں اپنی کیٹیگری میں بہت اچھا جہاز سمجھا جاتا ہے. تو تھوڑے عرصے میں اس میں امپرومنٹ کے آثار ہیں. اسی طرح سے ہمارے کچھ شپس جو ہیں, ایک ڈائریکٹ شپنگ لائن جو ہے نا, وہ ہمارے کئی شپس یہاں پہ وہ چٹاگانگ گئے ہیں. ڈائریکٹ فلائٹس بھی اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں تھوڑے عرصے میں بہت تیزی سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو پبلک موڈ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ اینٹی انڈیا ہوا ہے. وہی جو انڈیا کا ایک ہوتا ہے نا کہ بعض کا دوسرا ملک آپ کے ساتھ اس طرح سے کہ وہ سفوکیٹنگ ہو جاتا, تو وہ کچھ ایسا ہوا. اور ظاہر ہے کہ جب وہ انڈیا کے خلاف ہوا ہے موڈ, تو پھر وہ پاکستان کے حق میں بھی ہوا ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہوئی ہیں, اور اس کے obvious reasons ہیں. مطلب آپ انڈیا, اگر آپ کو انڈیا کی وجہ سے آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات بھی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان خطے کا واحد ملک ہے جو کہ انڈیا کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ پھر گرم جوشی آئی ہے ہمارے تعلقات. تو آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں جو کانفلکٹ ہیں اٹ کین بی مینج تھرو ڈائلاگز اور تھرو بات چیت اور باقی ساری چیزوں کی وجہ سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں کوئی خاص کانفلکٹ ہے نہیں ہے. دیکھیے ایک بنگلہ دیش کا مطالبہ تاریخی طور پہ رہا ہے کہ پاکستان 1971 کے واقعات پہ معافی مانگے. اچھا شروع میں جو 1971 کے حوالے سے نیریٹیوز تھے بنگلہ دیش میں بھی اور دنیا میں بھی, جس کو خاص طور پہ انڈیا نے بہت پروموٹ کیا, وہ یہ تھا کہ پاکستان نے بہت زیادتیاں کی ہیں. ایسے زیادتیاں تو ہوئی ہوں گی اور ہوتی ہیں, جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو کیسے نہیں ہو, ظاہر زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن کانفلکٹس میں عام طور پہ زیادتیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. پھر کسی طرف سے کم ہوتی ہیں, کسی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں. وہاں پہ بہاریوں کے قتل کی بات ہے, کافی سارے لوگوں کو مارا گیا. مفتی بانی کی طرف سے بھی ایکسیسز ہوئی ہوں گی, لیکن پاکستان آرمی کا ایکشن تھا اس میں شاید زیادہ ہوئی. لیکن وہ جو شروع کے نمبر دیے گئے تھے کہ جناب جیسے کوئی انڈیا والے تو کہتے ہیں 30-35 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا, اس کو بھی جو لیٹسٹ ریسرچ وغیرہ آ رہی ہے, لوگ جو بات کر رہے ہیں, تو اس میں کافی انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی بہت ایکسیسز ہیں. یہ میں ایسا نہیں تھا, یہ جو 35 لاکھ کے اور 30 لاکھ کے نمبر اور لاکھوں لوگوں کی خواتین کی عصمت دری کی واقعات, وہ اس میں صداقت نہیں ہے. وہ کچھ ہوئے ہوں گے واقعات, لیکن اتنے زیادہ واقعات نہیں تھے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو معافی کی بات ہے, تو پاکستان کے جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ مشرف صاحب نے بھی جا کے کہا, تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں, اور ہم ہمارے پاکستان میں موجود آپ کے بھائی بہن وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اور اس میں سچ بھی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیے تو جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, جو بھی یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کالمنسٹ, وہ اس واقعات میں بہت تأسف کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ مانتے ہیں کہ زیادتیاں ہوئی. اس سے پہلے بھی زیادتی ہوئی کہ جو ہم نے سسٹم آف گورننس دیا اس میں ان کو برابری کا احساس نہیں دیا, ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ پہ پوری توجہ نہیں دی, اور پھر جنگ کے دوران میں بھی زیادتیاں ہوئی. تو یہ لوگ یہاں پہ مانتے ہیں, اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب پہلی دفعہ گئے تب بھی انہوں نے یہ کہا, جب بے نظیر صاحبہ گئیں تو انہوں نے بھی ایک طرح سے جا کے اکنالج کیا, اور ان کے جو شہداء وغیرہ کے میموریل ہیں اس کو وزٹ کیا. مشرف صاحب نے بھی کیا, باقی وزٹرز بھی یہ کرتے رہتے ہیں. وہ ان کی طرف سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی زیادہ کیٹیگوریکل الفاظ میں یہ بات ہونی چاہیے. تو اس کا جب بھی وہ بیٹھیں گے تو کوئی ایسے الفاظ پہ اتفاق ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں ہے, اور اگر ہماری زیادتیاں ہوئی ہیں تو مان لینے میں بھی حرج نہیں ہے, اور معافی
मांग भी लेनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए उन्हीं अल्फाज में जिसमें वो चाहते हैं, उसी में मान लें। एक ब्रदरली मुल्क है, एक खित्ते का मुल्क है, और जब ज़्यादतियाँ हुई हूँ भी तो अगर आपको लगता है कि ये उससे बढ़ के है कि जो शायद जिसका जो इतना होना चाहिए, तो फिर भी कर लेना चाहिए एक बड़े दिल के साथ। तो एक तो ये बात है, और तो ये मसला हल हो सकता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। दूसरा बड़ा एक इरिटेंट था कि वहाँ पे जो बिहारी पॉपुलेशन थी जिन्होंने 1971 में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का बहुत साथ दिया था, तो वो बड़ा अरसा एक कंटेंशियस मामला रहा कि हम उनको पाकिस्तान में लेकर आएँ, और वहाँ पे हुकूमत का भी तकाजा होता था कि आप इनको लेके जाएं, और उन लोगों की भी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि वो वहाँ पे एक तरह से स्टेटलेस थे, कि वो असल में पाकिस्तानी अपने आप को कहते थे, हम भी कहते थे हम उनको लेकर आएंगे, बांग्लादेशी थे नहीं, तो उनको वहाँ पे मकामी तौर पर जॉब्स लेने में, कारोबार करने में बड़ा मसला था। अच्छा, उसमें भी कुछ लोग वापस आ गए यहाँ पे, हम लेकर आए उनको, सारों को नहीं ला सके, क्योंकि यहाँ पे भी एक मसला हो गया, एक पॉलिटिक्स हो गई। वो लोग जब आते थे तो वो कराची चले जाते थे, तो सिंध की जो डायनामिक्स है कि सिंध की जो लोकल पार्टीज हैं और नेशनलिस्ट पार्टीज, वो उसकी मुखालफत करते थे कि सिंध का डेमोग्राफिक बैलेंस बदल रहा है, तो यहाँ पे भी एक उस पर पॉलिटिक्स हुई और हम उनको नहीं लेके आ पाए। लेकिन उसमें एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि 2008 में खुद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनको शहरियत दे दी जाए, तो एक तरह से उनकी वो शहरियत वाला मसला तो वहाँ पे हल हो चुका हुआ है। अभी भी उस हवाले से हो सकता है कि बांग्लादेशी हुकूमत की हुकूमत बात हूँ, लेकिन चूंकि वो शहरियत को वहाँ पे उनका हक दे दिया गया है, तो बाकी ये है कि वो अभी भी कस्म पुरसी में ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे, जो कि वो कैंप्स में थे, अभी भी उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तो दोनों हुकूमतें अगर को मिल के उस मसले को तस्लीम करते हुए को उनकी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स वहीं पे किए जाएँ, जिसमें पाकिस्तान भी कोई हिस्सा डाले, तो एक ये अप्रोच हो सकती है, उस मसले को भी हल किया जाए। तो इसके अलावा कोई ख़ास बात है नहीं है। इसके अलावा कोई शायद वो भी है कि बांग्लादेश बनते वक्त जो एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कोई बड़ा मसला है नहीं है। जब उस पर बात होगी तो वो भी हल किए जा सकते हैं। तो कोई एक्चुअली कोई बड़ा मेन इरिटेंट है नहीं है। उसके मुकाबले में दोनों मुल्कों के जो कोऑपरेशन के जो फ़वाइद हैं वो बेतहाशा हैं। एक तो जियो स्ट्रेटेजिक हवाले से देखें तो ज़ाहिर है कि बांग्लादेश को अगर अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक इकॉनमी एक्सरसाइज करनी है तो वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात से वो उस मकसद की किसी हद तक, मतलब विदाउट थ्रेटनिंग इंडिया, मतलब वो इंडिया काफ़ी आजकल वो सेंसिटिव है और होते भी हैं मुल्क। अब जैसे अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुक अगर बढ़े तो हम उस पर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इंडिया कुछ इसी तरह से लेता है कि अगर बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात हमारे बढ़े तो वो उस पर बहुत सेंसिटिव होता है, और वहाँ पे फ़ौरन जो है वो एक बात चल पड़ती है कि हमें एनसर्कल किया जा रहा है। तो बहरहाल ये खदशात इंडिया के हैं, उसको देखने की बात है। इंडिया, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में इस हवाले से एक इनसिक्योरिटी बन जाती है। तो मुख्तार साहब, ज़रा बहुत डिटेल में आपने बात की कि रीअलाइनमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आसानी से हो सकती है, देयर इज ओनली फ्यू इश्यूज। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे बढ़ते हैं और ये कोई इस तरह की रीअलाइनमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो इसको कैसे लेगा और किस तरह से वो पॉलिटिकली या किसी तरह से इंटरवीन करने की कोशिश करेगा या असरअंदाज होने की कोशिश करेगा बांग्लादेश पे? देखिए, जब तक पाकिस्तान और इंडिया का एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहता है, तो तब तक जब भी हम साउथ एशिया में किसी भी और मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंडिया उसको बहुत नेगेटिवली लेगा, उस पर बहुत इनसिक्योर फील करेगा। जैसे मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर इंडिया अच्छे ताल्लुकात कायम करता है वहाँ पे, तो उससे हम इनसिक्योर होते हैं, तो इसी तरह से इंडिया भी इनसिक्योर फील करता है। अगरचे इंडिया इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद उसकी इनसिक्योरिटी बाज़ का तो लगता है कि कोई हमसे भी शायद ज़्यादा है। लेकिन बांग्लादेश एक आबादी के लिहाज से तो एक बड़ा मुल्क है, लेकिन टेरिटरी वाइज इतना बड़ा मुल्क नहीं है। 3 तरफ से तो वो इंडिया से घिरा हुआ है, चौथी तरफ उतने समुंदर है, खलीज बंगाल है, एक छोटा सा बॉर्डर उनका कोई म्यांमार के साथ लगता है, तो वो कोई इतना बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए है नहीं है। लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली कोई इतना बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए नहीं है। बांग्लादेश और हमारी भी कोई बांग्लादेश से क्या तवक्को होगी? हम कोई ये तो नहीं है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो हम इंडिया ने किया है तो हमको ये तवक्को लगा के बैठे थे कि इसमें बांग्लादेश हमारे हेल्प में मदद करेगा या फ्यूचर में किसी वार में, ये है नहीं। और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारे बांग्लादेश से जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो उसका नतीजा ये नहीं हो सकता कि किसी इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट में कोई बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और उधर से कोई वार एफर्ट शुरू हो जाएगी। वो नहीं होने वाला, उसके इम्कान बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अनलेस एक सिचुएशन है जिसको इंडिया वाले, जिसको वो भी काफ़ी उस पर रहते हैं परेशान, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की हॉस्टिलिटी भी रहे, इंडिया और चाइना की हॉस्टिलिटी बढ़े, और फिर उस सूरत में चाइना एक ऐसी यहाँ पे वो एक अलायंस क्रिएट करे
जो जिसका बुनियादी मकसद अभी तक तो चाइना जो है ना बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक अलायंसेस बनाता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स करता है और पार्टनरशिप्स करता है, लेकिन उस सूरत में फिर ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश को भी आर्म करे, पाकिस्तान को भी आर्म करे, और एक बड़ी गेम के अंदर फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जाए, लेकिन वो अनलाइकली लगता है, क्योंकि एक तो चाइना उस तरह से कर नहीं रहा है कि वो कोई इंडिया की एनसर्कलमेंट के चक्कर में हो। इंडिया में अगर इसकी बात है कि वो जी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या कोई इस तरह की बात वहाँ पे की जाती है कि हमें एनसर्कल किया जा रहा है, लेकिन देखिए वो एफर्ट्स तब होती हैं जब लेट से अमेरिका चाइना की हॉस्टिलिटी बढ़े और इंडिया अगर अमेरिकन कैंप में चला जाता है। अगर तो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कॉन्शियस रहता है जिसकी वो बात करता रहे तो फिर वो नहीं होगा, लेकिन इंडिया अगर खुल के अमेरिकन कैंप में चला जाता है तो फिर जाहिर है फिर चाइना की काउंटर मेजर्स क्या होंगे, फिर चाइना पाकिस्तान को रीच आउट करेगा, बांग्लादेश को रीच आउट करेगा, श्रीलंका को करेगा, तो फिर वो इनकी कंटेनमेंट होगी। तो देखिए चेस गेम है ना, आप एक मूव करते हैं तो उसकी काउंटर मूव्स आती है। वेरी ट्रू। तो इसी वजह से हम अक्सर बात करते हैं हमारे इस अपने पॉडकास्ट में कि देखें अगर आप इस तरफ जा रहे हैं कि किसी मुल्क को आइसोलेट करना है, इंडिया जाए या पाकिस्तान जाए या चाइना जाए, जब आप ये करते हैं ना कि हम उसको आइसोलेट करें और उसको स्ट्रेटेजिकली वीकन करें, तो आमतौर पर कोशिश कामयाब होती नहीं है, उसकी काउंटर मूव्स आ जाती हैं और एक नया बैलेंस इस्टेब्लिश होता है। ये बहुत रेयर है कि जनाब आप एक क्लियर डोमिनेंस ले पाएँ। तो इंडिया पाकिस्तान पे वो डोमिनेंस नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान स्टेटस को नहीं बदल सकता इंडिया के मुकाबले में, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, तो जब ये नहीं हो सकता तो आपके पास एक ही फिजिबल वायबल अच्छा ऑप्शन है कि आप कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के मॉडल्स एक्सप्लोर करें। उसमें इंडिया भी आए, पाकिस्तान भी आए, चाइना भी आए, बांग्लादेश को भी उसका हिस्सा बनाइए। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स अफगानिस्तान की वजह से अनस्टेबल रहते हैं, उसको भी उसका हिस्सा बनाइए, ताकि ट्रेड हो, डेवलपमेंट हो, लोग तरक्की करें और इस इलाके को अमन नसीब हो। वरना आप देखिए अगर ऑप्शन ये है कि इंडिया ने अमेरिकन कैंप में जाना है जो यहाँ से पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर दूर की ताकत है, और उसके साथ मिलके आपने चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनना है, तो फिर काउंटर मूव्स में ये सब कुछ होगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फिर बांग्लादेश से भी आप इनसिक्योर होंगे, फिर पाकिस्तान से भी इनसिक्योर होंगे, फिर श्रीलंका में भी बनी हुई चाइना की बंदरगाह आपको तंग करेगी, और नेपाल के साथ भी बढ़ते हुए चाइनीज ताल्लुकात आपको मुतासर करेंगे। और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर इंडिया भी तरक्की करे, बांग्लादेश भी तरक्की करे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात से इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। या इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश के ट्राइलेटरल मैकेनिज्म से फिर क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, आप भी उसका हिस्सा बन जाइए। सही, लेकिन मेरे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इसी तरह से आगे बढ़े। बिल्कुल सही। मुख्तार साहब, हमारा तो ये प्रोग्राम ही बेसिकली अमन की बात का है, तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा ही मैकेनिज्म हो कि जहाँ पे कंट्रीज मिल के और इंडिविजुअली भी तरक्की करें। लेकिन इसके साथ ही मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया है बांग्लादेश का, और काफी MOU भी साइन हुए, कोई अराउंड 6 MOU साइन हुए हैं, जिसमें ट्रेड पे, एजुकेशन पे और फिर कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर भी बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक वक्ती इकदाम है, ठोस हैं टुवर्ड फ्यूचर अलायंस और टुवर्ड फ्यूचर बेटरमेंट? देखिए, पाकिस्तान में तो हमेशा से ये ख्वाहिश मौजूद रही है कि बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, ट्रेड भी उनके साथ हम करें। अच्छा, बांग्लादेश में ज़ाहिर है इस हवाले से उतार चढ़ाव आता रहा है, ख़ास तौर पे जब हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत आई तो उसमें वो ज़रा इस अमल से पीछे हट गए, और वो हमारा जो भी ताल्लुकात उस वक्त भी मौजूद थे उसमें कमज़ोरी आ गई। लेकिन अब चूँकि एक मूड बदल गया है बांग्लादेश में लगता है कि जो एक तब्दीली आई है ना, वो एक बड़ी जौहरी तब्दीली है, एक बड़ी सब्सटेंशियल तब्दीली है, वो एक कुछ शॉर्ट टर्म तब्दीली नहीं है। लेकिन उसके आसार आप देखें कि वो इतनी बड़ी मूवमेंट है कि हसीना वाजिद को बाहर जाना पड़ा। वहाँ पे वो मुजीबुर रहमान जो हमारी नज़र में जिन्होंने मुल्क तोड़ने की वजह बने, तो वो मुजीबुर रहमान को एक तरह से वो फाउंडर ऑफ स्टेट का भी स्टेटस देने को तैयार नहीं, उनके मुजस्मे गिराए गए हैं। मतलब ये तब्दीली इतनी जौहरी है, इतनी सब्सटेंशियल है, और पाकिस्तान को भी लोगों ने बड़ा वार्म अप किया है। अभी देखिए इसाक डार साहब वहाँ पे गए हैं तो तकरीबन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, सेक्टर से, पॉलिटिकल पार्टी से लोगों ने उनसे मुलाकात की है और बड़ी गर्मजोशी से मुलाकातें हुई हैं। तो जब पब्लिक सेंटिमेंट इस तरह का हो तो ये जल्दी बदलने वाला नहीं है। अच्छा, एक तो पब्लिक सेंटिमेंट की बात है, फिर आपके जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है वो तो वहीं पे खड़ा है ना। मतलब इस सारी बिटरनेस के बावजूद, जिसमें अभी भी देखें हमारा तो अब बांग्लादेश के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं है ना,
लेकिन इंडिया के तो बॉर्डर पे टेंशन अभी भी रहती हैं। अभी जो 15 अगस्त को मोदी साहब ने तकरीर की तो उन्होंने कहा हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसके डेमोग्राफिक बैलेंस बदल रहा है और हम पे एक डेमोग्राफिक अटैक किया जा रहा है। तो इशारा किस तरफ था? बांग्लादेश की तरफ था, तो उधर से लोग आ रहे हैं और डेमोग्राफिक बैलेंस बदल रहे हैं। तो फिर पानी के मसाइल भी हैं। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो मसाइल हैं वो मौजूद हैं, रहेंगे, रिजॉल्व भी हो सकते हैं, कुछ हुए भी हैं पीछे हसीना वाजिद साहबा और पिछली हुकूमत के दौर में। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के ऐसे कोई सीरियस मसाइल हैं नहीं। तो पब्लिक मूड देखें बांग्लादेश का या उनका जो रीजनल जो उनकी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है या जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स है अगर उसको देखें। लेकिन ना इंडिया इस बात को भी पसंद नहीं करता कि बांग्लादेश चाइना से अच्छे ताल्लुकात कायम करे। इंडिया इस बात को भी पसंद नहीं करता कि बांग्लादेश अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात कायम करे। वो मतलब अगर हुकूमत वहाँ पे बदली है हसीना वाजिद की तो इंडिया में बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बाइडन हुकूमत ने और पाकिस्तान ने साजिश करके मतलब वो इस बात को तस्लीम करने को या मानने को तैयार नहीं थे कि बांग्लादेश के लोगों का एक मूड बदल गया है। वो एक एक्सटर्नल प्लेयर पे फिंगर पॉइंटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान ने किया या अमेरिका ने किया। तो एक तरह से कि लोग खुद भी ये कर सकते हैं, वो इनकी मतलब उसको एक्नॉलेज करने को तैयार। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी इसाक डार साहब का हुआ है विजिट और इससे पीछे पहले कई विजिट्स हुए हैं और ये पहले ड्यू था विजिट, फिर इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कुछ डिले हो गया और इसमें जो फोकस भी कल्चरल एक्सचेंजेस भी है, स्कॉलरशिप्स पे है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सॉलिड फुटिंग रखी जा रही है। अच्छा, मुआशी ताल्लुकात हमारे पहले भी कुछ हैं। पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो टेक्सटाइल वाले हैं ना लोग, इन्होंने जाकर उधर फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, गारमेंट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है वहाँ पे। तो कुछ रिलेशनशिप्स हमारे पहले भी हैं और उस पर अब मज़ीद तरक्की होगी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। एक हम काफ़ी सफ़र अब हम तय कर आए हैं और वक्त आ गया है और बल्कि आ चुका है और पब्लिक लेवल पे वो नज़र आ रहा है कि वो जो 71 वाली बिटरनेस है ना, अब वो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ द पास्ट और एक नई जनरेशन भी आ गई है। देखें ना, 71 के वाक़यात से वो लोग जो डायरेक्टली मुतासर हुए थे, जिन्होंने उसको सुना था, अब वो जनरेशन अब यंग लोग हैं, वो डिफरेंटली सोचते हैं और वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि माजी की तलखियों में फंसे रहें। पाकिस्तान में भी यही है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हम उन तलखियों में फंसे हों, हम आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मुख्तार साहब फॉर अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। तो नाजरीन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू था कि क्या हम अपनी माजी की तलखियों को भुलाकर एक नए सिरे से एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश अगर अपनी तरजीहात को टकराव के बजाय इकनॉमिक बेहतरी की तरफ लेके जाएं तो ना सिर्फ ये हमारे लिए बेहतर होगा बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी इसी में बेहतरी होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए, अमन से रहिए, अमन की बात करते रहिए। If you like our program, please do like, subscribe and share. And if you want to comment anything, our comment section is open. Write for any new topic, any new discussions and give your feedback. Thank you so much.